तो एपिसोड 4 की शुरुआत एक हॉस्पिटल से होती है जहाँ हेक्टर अयाला की बिलोंगिंग्स को पैक किया जा रहा था ताकि उसे उसकी फैमिली को वापस दिया जा सके। तो इसके बाद वो डॉक्टर मैथ्यू मर्डॉक को इस मर्डर से जुड़ी कुछ डिटेल्स बता रहा होता है, जिस पर मैट उस गोली के सेल के बारे में पूछता है, मगर डॉक्टर कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और तभी वहाँ पे हेक्टर की नीस एंजेला पहुँच जाती है। वो चाहती थी कि वो एक लास्ट बार अपने अंकल को देख ले, मगर मैट उसे किसी तरीके से समझाकर वहाँ से बाहर ले जाता है। यहाँ पर एंजेला का भरोसा पूरी तरीके से न्यूयॉर्क के पुलिस डिपार्टमेंट से उठ चुका था और उसको ऐसा लग रहा था कि उसके अंकल के मर्डर के पीछे न्यूयॉर्क के पुलिस वालों का ही हाथ है। तो इसके बाद हमें म्यूस को दिखाया जाता है जो कि किसी आदमी को उठा के अपने हाइड आउट में लेके जा रहा होता है। तो इसके बाद स्टोरी डैनियल और बीबी पे शिफ्ट होती है जहाँ ये दोनों जम के पार्टी कर रहे होते हैं। तो नशे में तो डैनियल भूल जाता है कि उसकी दोस्त बीबी एक जर्नलिस्ट है और यहाँ पे बातों बातों में ही डैनियल ने फिस्ट का आने वाला प्लान बीबी के सामने उगल दिया। इधर क्रिस्टीन मैट को कॉल करके उसे लीरॉय ब्रैडफोर्ड के केस के बारे में बताती है, जिसके बाद मैट सीधे लीरॉय से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन चला जाता है, जहां पे वो अपने क्लाइंट लीरॉय को बताता है कि सारे सबूत और गवाह तुम्हारे खिलाफ हैं, जिस वजह से तुम्हें प्रोफेशन मिलना तो नामुमकिन है, तुम्हें कुछ न कुछ दिन तो जेल में काटने ही पड़ेंगे। मगर यहाँ पे लीरॉय बिल्कुल भी तैयार नहीं होता अपने आप को जेल में देखने के लिए, मगर मैट किसी तरीके से नेगोशिएट करके इस सजा को 7 दिनों तक ले ही आता है। मगर लीरॉय इससे भी खुश नहीं था, उसे एक भी दिन जेल में नहीं काटना था और ये तो चोरी करने से पहले सोचना था। जिसके बाद मैट और लीरॉय के बीच एक छोटी सी बहस जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिसके बाद लीरॉय अपना इमोशनल बैकग्राउंड स्टोरी बताने लगता है। तो लीरॉय का मामला खत्म करके मैट जैसे ही वहाँ से निकल रहा होता है, उसकी मुलाकात एक बार फिर से ऑफिसर पॉवेल से हो जाती है। तो यहाँ पर मैट उसको उकसा के ये जानने की कोशिश करता है कि क्या हेक्टर को कहीं इसी ने तो नहीं मारा, जिस पर ऑफिसर कहता है कि उसने हेक्टर को नहीं मारा। और इधर मैट को भी पता चल जाता है कि ऑफिसर पॉवेल झूठ नहीं बोल रहा है। तो किसी तरीके से यहाँ का मामला निपटा के मैट सीधे उस जगह पे चला जाता है जहाँ पे हेक्टर को गोली मारा गया था। तो थोड़ा सा छानबीन करने के बाद वहाँ पे मैट को उस बुलेट का सेल मिल जाता है जिसके बारे में वो उस डॉक्टर से पूछ रहा था। तो उस सेल को देखने के बाद मैट रियलाइज करता है कि उस बुलेट सेल पे पनिशर का लोगो बना हुआ है। तो वो इस लोगो का पीछा करते हुए एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में घुसता है जहाँ पे हमारे फ्रैंक कैसल भैया दुनिया से छुप कर रह रहा होता है। तो फ्रैंक कैसल किसी को अपनी बिल्डिंग में घुसता हुआ देख के एक एक्स लेके सीधे उस पे अटैक कर देता है, मगर लकीली समय रहते उसको रियलाइज हो जाता है कि ये मैट है। तो जिसके बाद मैट सीधे फ्रैंक से उस बुलेट के बारे में पूछता है, जिस पर फ्रैंक का जवाब होता है कि सिटी में आजकल उसके बहुत सारे फैंस घूम रहे हैं और उन्हीं में से कोई हो सकता है जिसने हेक्टर को मारा होगा। जिसके बाद मैट फ्रैंक से कहता है कि तुम्हें इस सिटी को सही बनाने में मेरी मदद करनी चाहिए, मगर फ्रैंक ठहरा अपना माथाड़ वाला इंसान, उसे इस हीरोइज्म में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि फ्रैंक को पता था कि ना तो ये खुद दूसरों को मारेगा और ना ही मुझे मारने देगा। यहाँ पर फ्रैंक को भनक लग गया था कि मैट इस छोटे से बुलेट के लिए तो यहाँ पे नहीं आया होगा, इसके पीछे जरूर कोई बात है, या फिर मैट किसी चीज के लिए फ्रैंक से परमिशन लेने आए हैं जो कि वो डेयरडेविल रहते हुए नहीं कर पाया। सीधे शब्दों में कहें तो डेयरडेविल को फॉगी की मौत का बदला चाहिए था, और देखा जाए तो मैट के इस कंडीशन को फ्रैंक से अच्छा कोई भी नहीं समझ पाएगा। तो भाई इन दोनों की कन्वर्सेशन काफी हैवी थी, जिसे देख के काफी मजा आया। इधर विल्सन फिस्क और वनेसा एक बार फिर से अपने काउंसलिंग के लिए ग्लेन के पास गए होते हैं। तो यहाँ पे ग्लेन का कहना होता है कि जो चीजें इस रिलेशनशिप में दरार खड़ी कर रही है उसके बारे में खुल के बात करनी चाहिए, तभी वो इन दोनों की मदद कर पाएगी। जिस पर वनेसा एडम का नाम लेती है और एडम के बारे में ग्लेन को बताने लगती है। तो जिसके बाद ग्लेन का सवाल सीधे फिस्क से होता है कि क्या उसने कभी एडम से बात की है या नहीं, जिस पर फिस्क कहता है कि हाँ उसने एक बार बात की है, वो भी इस मैटर पे कि वो वनेसा को काफी चाहता है, जिस वजह से वो वनेसा की लाइफ से काफी दूर हो जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। काउंसलिंग के खत्म होने के बाद वो दोनों जब वहाँ से जा रहे होते हैं तब ग्लेन वनेसा को रोकने के लिए कहती है और अकेले में उससे पूछती है कि क्या वो फिस्क के साथ सेफ है या नहीं, जिस पर वनेसा का कहना होता है कि फिस्क दूसरों के लिए कुछ भी हो, वो मेरे लिए ऐसा वैसा कदम नहीं उठा सकता। जिसके बाद हमें बेयर फिस्क और उसकी बाकी टीम को दिखाया जाता है जो कि रेड हुड पोर्ट पे अपने आने वाले प्लान्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो फिस्क कहता है कि हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी, तो क्यों ना रेड हुड पोर्ट से ही किया जाए। जिस पर शीला बार बार उसे टोक रही होती है कि हम ऐसा काम नहीं कर सकते, हमें डायरेक्टली ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें गवर्नमेंट का प्रोसेसर फॉलो करना चाहिए। वही ऐसा मुझे ही लग रहा है या तुम लोग को भी कि विल्सन फिस्क जल्द ही इस शीला की बच्ची का काम तमाम करवा देगा।
मेयर फिश जानता था कि अगर गवर्नमेंट की प्रोसेस को फॉलो करे तो काम को करने में सालों लग जाएंगे, जिस वजह से फिश चाहता है कि इस काम को वो जल्द से जल्द शुरू कर दे। तो इसके बाद मेयर अपने पूरे दिन के काम को निपटाने के लिए निकल पड़ते हैं, जिस पर वो एक स्कूल में पहुंचते हैं जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे फिश को सॉन्ग सुना रहे होते हैं इस सिटी को बिल्ड करने को लेके। यहाँ पे फिश का चेहरा देख के ऐसा लग रहा था ये मानो जो इसमें आया। इसी बीच डैनियल की नजर बीबी के छापे हुए उस आर्टिकल पर पड़ती है जिसमें बीबी ने मेयर फिश के बारे में कुछ उल्टा सीधा छाप रखा है, जिस पर सीला डैनियल से कहती है कि वो इस मैटर को किसी तरीके से संभाल लेगी, तुम बस फोन करके बाकी मीटिंग्स को कैंसिल करवाओ। तो जैसे तैसे फिश का ये टॉर्चर खत्म होता है, जिसके बाद उन बच्चों की मैम कहती है कि ये तो हमारा पहला गाना था, इसके बाद एक और गाना बचा हुआ है। अरे नहीं, अरे कहाँ गया? जिसे सुन के फिश कहता है कि अभी के लिए इतना ही, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं जिसे निपटाना बहुत ही जरूरी है। तो इसके बाद सीला जैसे ही उस आर्टिकल के बारे में मेयर फिश को बताती है, मेयर फिश काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो जिसके बाद फिश अपने पेयर ऑफिस में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सब की एक मीटिंग बुलाता है, ये जानने के लिए कि आखिरकार इस खबर को लीक किसने की। तो फिश यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में होता है। तभी डैनियल इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि ये न्यूज लीक असल में उससे हुई है। तो फिश डैनियल को अपने काम से निकालने ही वाला होता है। इतने में डैनियल उससे माफी मांगने लग जाता है और उसे बताता है कि उस दिन बार में उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, जिस वजह से ये सब की जानकारी उसके मुंह से फिसल गई। और डैनियल के इस माफी मांगने के अंदाज को देख के फिश उसे माफ कर देता है और उसे कहता है कि अगली बार ऐसी गलती की तो दोबारा गलती करने के लिए वो जिंदा नहीं बचेगा। पर मुझे पक्के तौर पे लग रहा है कि ये डैनियल इस सीजन के लास्ट में कुछ न कुछ बड़ा जरूर करने वाला है। तो इसके बाद हमें न्यूयॉर्क के अलग अलग जगहों के कुछ रैंडम शॉट्स दिखाए जाते हैं, जिसमें एक वॉल पे बने हुए ग्राफिटी में हम म्यूज का नाम लिखा हुआ देख सकते हैं। इधर वनेसा और फिश अपने घर में बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जिस पर फिश वनेसा से कहता है कि जब वो छोटा था तो उसने सारे की सारी चीजें अपने डैड से ही सीखी है, फिर चाहे वो दूसरों से हाथ कैसे मिलाना है या फिर ये जानना कि कौन आदमी तुम्हें धोखा देगा और कौन नहीं। विल्सन फिश आगे ये भी कहता है कि उनके डैड के डिक्शनरी में माफी जैसा शब्द कभी था ही नहीं, और ये सेम चीज विल्सन फिश के भी अंदर है, जिस वजह से वो बदलने की काफी कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ वो सब चीजें पहले जैसे करने का ट्राई कर रहा है, जिस पर वनेसा कहती है कि वो अब सेम पर्सन नहीं है जिसे तुमने छोड़ दिया था। तो इसके बाद हमें एक बार फिर से मैट को दिखाया जाता है, जो कि अपने दिन भर की टेंशन को लेके जैसे ही अपने घर जाता है, उसका घर पे ग्लेन इंतजार कर रही होती है। तो ग्लेन से मिलते ही मैट अपना दिन भर का हाल चाल ग्लेन को बताता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि मैट काफी ज्यादा सोच में डूबा होता है इस बात को लेके कि आखिरकार इस सिटी का क्या होगा, और ये चीज सोचने के कारण उसे नींद भी नहीं आ रही होती। जिसके बाद वो अपने घर पे बने सीक्रेट जगह पे जाता है, जहाँ पे वो डेयरडेविल से रिलेटेड सारे सामानों को रखता है, जहाँ पे हम डेयरडेविल के बहुत सारे हेलमेट्स को भी देख सकते हैं, जिस पर सी हल्क में दिखाया गया वो गोल्डन हेलमेट भी शामिल होता है। तो वो वहाँ से अपना वेपन्स निकालता है और छत पे ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्लियर है कि हमें नेक्स्ट एपिसोड में कुछ डेयरडेविल एक्शंस देखने को मिलने वाला है। तो दूसरी तरफ आया कर विल्सन फिश पे तो वो स्ट्रेस ईटिंग करता हुआ एडम से बात कर रहा होता है। तो इसका मतलब क्लियर है कि विल्सन फिश के नकल पे वो निशान आखिर किसको मारने से लगे थे। और यार इस चीज को तो आपने पहले ही गेस कर लिया होगा। तो यहाँ पर एडम काफी ज्यादा चिल्ला के उसे छोड़ने के लिए कह रहा होता है, मगर विल्सन फिश इतनी आसानी से उसे कहाँ छोड़ने वाला है। तो इस एपिसोड के एंड होते होते ये तो हमें क्लियर हो जाता है कि डेयरडेविल और किंगपिन दोनों के दोनों अपने पुराने रास्ते पे वापस लौट रहे हैं। तो इसके बाद कहानी ऑलमोस्ट एंड होने वाली थी कि इतने में हमें म्यूज को एक बार फिर से दिखाया जाता है, जहाँ पे म्यूज उसी आदमी के बॉडी से खून निकाल रहा होता है जिस आदमी को वो इस एपिसोड के शुरुआत में अपने हाइड आउट में लेके जा रहा होता है। और ऐसा देख के लग रहा था कि ये म्यूज का पहला शिकार नहीं था, उसने और भी बहुत सारे मर्डर्स किए हैं, जिस वजह से उसके हाइड आउट में बहुत सारे खून के बॉटल्स देखे जा सकते हैं। और यहाँ पर डेयरडेविल बॉर्न अगेन का एपिसोड 4 एंड हो जाता है। मजा आया। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल द सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैं जल्दी आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लाते रहूंगा। मैंने ऐसे बहुत सारे और भी वीडियोस इस चैनल पे बना के रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप डेयरडेविल के आने वाले और भी एपिसोड्स को मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो बेल आइकन भी दबाना ना भूलना, जिससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। सो गाइस दिस इज निखिल यादव एंड साइनिंग ऑफ।